पुरुषात् स्मवदित चेत थापि। यदि ऐसा कहो कि अंधे और पंगु पुरुषों तथा लोह और चुंबक के संयोग की भांति प्रकृति पुरुष की समीपता ही प्रकृति को सृष्टि रचने में प्रवृत्त कर देती है, तो ऐसा मानने में भी सांख्य सिद्धांत की सिद्धि नहीं होती है। व्याख्या: जैसे पंगु और अंधे परस्पर मिल जाए और अंधे के कंधे पर बैठकर पंगु उसे राह बताया करे तो दोनों गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं तथा लोहे और चुंबक का संयोग होने पर लोहे में क्रियाशक्ति आ जाती है। उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति का संयोग ही सृष्टि रचना का कारण है। पुरुष की समीपता मात्र से जड़ प्रकृति जगत की उत्पत्ति आदि के कार्य में प्रवृत्त हो जाती है। सांख्यवादियों की कही हुई ये बात मान ली जाए तो भी इससे सांख्य सिद्धांत की पुष्टि नहीं होती, क्योंकि पंगु और अंधे दोनों चेतन है। एक गमन शक्ति से रहित होने पर भी बौद्धिक आदि अन्य शक्तियों से संपन्न है। अंधा पुरुष देखने की शक्ति से हीन होने पर भी गमन एवं बुद्धि आदि की शक्ति से युक्त है। एक प्रेरणा देता है तो दूसरा उसे समझकर उसके अनुसार चलता है। अतः वहाँ भी चेतन का सहयोग स्पष्ट ही है। इस प्रकार चुंबक और लोहे को एक दूसरे के समीप लाने के लिए एक तीसरे चेतन पुरुष की आवश्यकता होती है। चेतन के सहयोग बिना न तो लोहा चुंबक के समीप जाएगा और न उसकी क्रिया शक्ति उत्पन्न होगी। समीपता प्राप्त होने पर भी दोनों एक दूसरे से सट जाएंगे। लोहे में किसी प्रकार की आवश्यक क्रिया का संचार नहीं होगा। अतः ये दोनों सिद्धांत इसी बात की पुष्टि करते हैं कि चेतन की प्रेरणा होने से ही जड़ प्रधान सृष्टि कार्य में प्रवृत्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। परंतु सांख्य मत में तो पुरुष असंग और उदासीन माना गया है, अतः वह प्रेरक हो नहीं सकता। इसलिए केवल जड़ प्रकृति के द्वारा जगत की उत्पत्ति किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं हो सकती। संबंध अब प्रधान कारणवाद के विरोध में दूसरी युक्ति देते हैं। अंगागी भाव मतलब सात्विक गुणों के उत्सर्ग और अपकर्ष की सिद्धि न होने के कारण भी केवल प्रधान इस जगत का कारण नहीं माना जा सकता। व्याख्या: पहले ये बताया जा चुका है कि सांख्य मत में तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रधान है। यदि गुणों की यह साम्यावस्था स्वाभाविक मानी जाए तब तो कभी भी भंग न होगी। अतः एवं गुणों में विषमता न होने के कारण अंगागी भाव की सिद्धि न हो सकेगी, क्योंकि उन गुणों में ह्रास और वृद्धि होने पर भी बढ़े हुए गुणों को अंग और घटे हुए गुण को अंग माना जाता है। यदि उन गुणों की विषमता मतलब ह्रास वृद्धि को ही स्वाभाविक माना जाए तो तब तो सदा जगत की सृष्टि का ही क्रम चलता रहेगा, प्रलय कभी नहीं होगा ही नहीं। यदि पुरुष की प्रेरणा से प्रकृति के गुणों में क्षोभ होना मान ले तब तो पुरुष को असंग और निष्क्रिय मानना नहीं बन सकेगा। यदि परमेश्वर को प्रेरक माना जाए तब तो वह ब्रह्म कारणवाद को ही स्वीकार करना होगा। इस प्रकार सांख्य मत के अनुसार गुणों का अंगागी भाव सिद्ध न होने के कारण जड़ प्रधान को जगत का कारण मानना असंगत है। संबंध: यदि ये इस प्रकार से गुणों की साम्यावस्था भंग होकर प्रकृति के द्वारा जगत की उत्पत्ति होती है ऐसा मान लिया जाए तो क्या हानि है। इस पर कहते हैं, दूसरे प्रकार से साम्यावस्था भंग होने का अनुमान कर लेने पर भी प्रधान में ज्ञान शक्ति न होने के कारण गृह घट पट आदि की भांति बुद्धिपूर्वक रची जाने वाली वस्तुओं की उत्पत्ति उसके द्वारा नहीं हो सकती। व्याख्या: यदि गुणों की साम्यावस्था का भंग होना काल आदि अन्य निमित्तों से मान लिया जाए तो भी प्रधान में ज्ञान शक्ति का अभाव तो है ही।
इसलिए उसके द्वारा बुद्धिपूर्वक कोई रचना नहीं हो सकती, जैसे गृह, वस्त्र, घट आदि का निर्माण कोई समझदार चिंतन करता ही कर सकता है। उसी प्रकार अनंत कोटि ब्रह्मांड के अंतर्गत अन्य असंख्य जीवों के छोटे बड़े विविध शरीर एवं अन्य अन्न आदि की बुद्धि पूर्वक होने वाली सृष्टि जड़ प्रकृति के द्वारा असंभव है। ऐसी रचना तो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सनातन परमात्मा ही कर सकता है। अतः जड़ प्रकृति को जगत का कारण मानना युक्ति संगत नहीं है। संबंध अब सांख्य दर्शन की असीमता असमीचीनता बताते हैं। परस्पर विरोधी बात का वर्णन करने से भी सांख्य दर्शन समीचीन नहीं है। व्याख्या: सांख्य दर्शन में बहुत ही परस्पर विरुद्ध बातों का वर्णन पाया जाता है। जैसे पुरुष को असंग और निष्क्रिय मानना, फिर उसी को प्रकृति का दृष्टा और भोक्ता बताना, प्रकृति के साथ उसका संयोग कहना, प्रकृति को पुरुष के लिए भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले बताना तथा प्रकृति और पुरुष के नित्य पार्थव के ज्ञान से दुख का अनुभव ही मोक्ष है, ऐसा मुक्ति का स्वरूप मानना चाहिए। इस कारण भी सांख्य दर्शन समीचीन निर्दोष नहीं जान पड़ता। संबंध उपयुक्त 10 सूत्रों में सांख्य शास्त्र की समीक्षा की गई। अब वैशेषिकों के परमाणुवाद का खंडन करने के लिए उसकी मान्यता को असंगत बताते हुए दूसरा प्रकरण आरंभ करते हैं। दृणुक तथा परिमंडल मतलब परमाणु से महत एवं दीर्घ मतलब त्रिणुक की उत्पत्ति की बताने की भांति ही वैज्ञानिकों के द्वारा प्रतिपादित सभी बातें असंभव असंगत है। व्याख्या: परमाणु कारणवादी विशेषकों की मानी हुई प्रक्रिया इस प्रकार है। एक द्रव्य सजातीय दूसरे द्रव्य को एक गुण सजातीय दूसरे गुणों को उत्पन्न करता है। समवायी, असमवायी और निमित्त तीनों कारणों से कार्य की उत्पत्ति होती है। जैसे वस्त्र की उत्पत्ति में तंतु मतलब सूत को समाहित करता है और तंतुओं का परस्पर संयोग असमवायिक कारण है और तुरी, वेमा तथा वस्त्र बनाने वाला कारीगर आदि निमित्त कारण है। परमाणु के 4 भेद है: पार्थिव परमाणु, जलित परमाणु, तेजस परमाणु तथा वायवीय परमाणु। ये परमाणु नित्य निरंतर तथा सदा रोगादि रूपादि गुणों से युक्त है। इसका जो परिमाण माप है उसे पारिमांडल्य कहते हैं। प्रलय काल में ये परमाणु कोई भी कार्य आरंभ न करके यूं ही स्थिर रहते हैं। सृष्टि काल में कार्य शक्ति से कार्य सिद्धि के लिए परमाणु का समाहित कारण बनाते हैं। उसका एक दूसरे से संयोग असमायिकता होना है। सृष्टि तथा ब्रह्मांड की सृष्टि काल में कार्य सिद्धि के लिए परमाणु को तो समायिक कारण बताते हैं। उसका एक दूसरे से संयोग असमायिकता का कारण होता है। अदृष्टि या ईश्वर की शक्ति आदि सब में ईश्वर की इच्छा आदि उसमें निमित्त कारण बनते हैं। उस समय भगवान की इच्छा से पहला कर्म वायवीय परमाणु में प्रकट होता है, फिर एक दूसरे का संयोग होता है जो 2 परमाणु संयुक्त होकर एक
त्रैगुण रूप कार्य को उत्पन्न करते हैं। तीन दृढ़ों के तृणुक उत्पन्न होता है। चार तृणों से चतुर्कर्ण की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से महान कार्य वायु रूप प्रकट होता है और वह आकाश में वेग से बहने लगता है। इसी प्रकार तेजस परमाणुओं से अग्नि की ज्वाला उत्पन्न होती है और वह प्रज्वलित होने लगती है। जलीय परमाणुओं से जल का महासागर प्रकट होकर उताल तरंगों से युक्त दिखाई देता है तथा इसी क्रम से पार्थिव परमाणुओं से ये बड़ी भारी पृथ्वी उत्पन्न होती है। मिट्टी और प्रसर आदि उसका स्वरूप है। ये अचल भाव से स्थिर होती है। कारण के धर्मों से ही कार्य के गुण उत्पन्न होते हैं। जैसे वस्तुओं के कारण के गुणों से ही कार्य के उत्पन्न होते हैं। जैसे तंतुओं से शुक्ल, नील, पील आदि पीत आदि गुणों ही वस्त्रों में वैसे ही प्रकट होते हैं। इसी प्रकार दृणुक के आरंभ उत्पादक दो जो परमाणु है उसकी वह दिव्य संख्या इणुक के अमुक्त्व और हस्तत्व इन दो परिणामों का आरंभ मतलब अविभाव करती है। परंतु विभिन्न परमाणुओं में जो पृथक पृथक पारिमाण्य नामक परिमाण होता है वह दृणुक में दूसरे पारिमंडल को नहीं प्रकट करता है, क्योंकि ऐसा करने पर वह कार्य पहले से भी अत्यंत सूक्ष्म होने लगेगा। इस प्रकार संहार काल में भी परमेश्वर की इच्छा से परमाणुओं में कर्म प्रारंभ होता है। इससे उसके प्रारंभिक संयोग का नाश होता है। फिर द्रोण आदि का नाश होते होते पृथ्वी आदि का भी नाश हो जाता है। वैश्विकों की इस प्रक्रिया का सूत्रकार निराकरण करते हुए कहते हैं, यदि कारण के ही गुण कार्य में प्रकट होते हैं तब तो परमाणु का गुण तो परिमंडलीय अत्यंत सूक्ष्मता है, वही रज्जु में भी प्रकट होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। उसके बाद वैश्विकों की इस प्रक्रिया का सूत्रकार निराकरण करते हुए कहते हैं, यदि कारण के ही गुण कार्य में प्रकट होते हैं तब तो परमाणु का गुण जो परिमंडल अत्यंत सूक्ष्म है वही ऋण में भी प्रकट होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। उनके भी कथानुसार दो परमाणुओं से स्वगुण विशिष्ट अनुसार परमाणु अश्वगुण विशिष्ट गुण की उत्पत्ति होती है और अश्वगुणों में महत दीर्घ परिमाण वाले त्रैणुक की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार जैसे वैश्विकों की ऊपर बताई हुई समानता संभव है, उसी प्रकार उसके द्वारा कही जाने वाली अन्य बातों भी असंगत है।